जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी पर। आइए दोस्तों, हम भारत के संपूर्ण इतिहास के क्लास सेकंड को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी है महापद्मानंद, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है सिकंदर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, महापद्मानंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है और महापद्मानंद दोस्तों नंद वंश के संस्थापक भी है। घनानंद की बात की जाए दोस्तों तो घनानंद सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर के आक्रमण के समय वह मगध का शासक भी था। अजातशत्रु की बात की जाए दोस्तों, अजातशत्रु इतिहास में कुड़िक या पितृहंता के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की बात की जाए दोस्तों, सिकंदर विश्व विजेता था और वह भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है घनानंद, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। दोस्तों, महापद्मानंद की बात की जाए तो महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है बेबीलोन, ऑप्शन नंबर बी है मकदोनिया, ऑप्शन नंबर सी है ईरान, ऑप्शन नंबर डी है चाइना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकदोनिया। दोस्तों, सिकंदर मकदोनिया का शासक था जो यूनान में पड़ता है और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर की मृत्यु दोस्तों बेबीलोन में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का यह युद्ध किस युद्ध नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है बितस्ता या झेलम का युद्ध, ऑप्शन सी है 10 राज्य का युद्ध, ऑप्शन डी है अरवेला का युद्ध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बितस्ता या झेलम का युद्ध। दोस्तों, ऋग्वेद में झेलम नदी को बितस्ता नदी कहा गया है और इसी नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय और पोरस की पराजय हुई थी। दोस्तों, पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का 3 युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो 10 राज्य युद्ध की बात की जाए, 10 राज्य युद्ध ऋग्वैदिक काल का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। इसमें भरत कुल के राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजयी हुई थी। अरवेला का युद्ध की बात की जाए दोस्तों, अरवेला का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है जो सिकंदर द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों, अरवेला के युद्ध में सिकंदर और ईरान के हखामनी साम्राज्य के दारा तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी है बी कॉमथ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स।
दोस्तों विलियम जोन्स की बात की जाए तो इन्होंने 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। जबकि जॉन मार्शल की बात की जाए दोस्तों तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। और जेम्स प्रिंसेप की बात की जाए दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व 1837 ईस्वी में अभिलेख अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है तुसाप्य, ऑप्शन नंबर डी है उपगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। दोस्तों चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखी जो राजनीति से संबंधित है। और मेगास्थनीज की बात की जाए दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उपगुप्त की बात की जाए दोस्तों, उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी है नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपाल, ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली, जबकि नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी है दशरथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मेगास्थनीज की बात की जाए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और अशोक की बात की जाए दोस्तों, अशोक बिंदुसार का पुत्र था जिन्होंने भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उसके साथ साथ इन्होंने भारत में शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ कराया। जबकि दशरथ की बात की जाए दोस्तों, दशरथ अशोक का पौत्र था। और बिंदुसार की बात की जाए दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जिसे इतिहास में अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर है नीतिसार, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर डी है इंडिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। दोस्तों कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनकी जो विश्व प्रसिद्ध कृति है वह अर्थशास्त्र है जो 18 प्रकरणों में विभाजित है। और दोस्तों यह राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है। जबकि इंडिका की बात की जाए दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक रचना है। जबकि नीतिसार कामंदक की पुस्तक है और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी है टालेमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। दोस्तों मेगास्थनीज की बात की जाए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और चाणक्य की बात की जाए दोस्तों, चाणक्य का नाम इतिहास में विष्णुगुप्त या कौटिल्य मिलता है और इनकी पुस्तक का नाम
अर्थशास्त्र है जो राजनीति से संबंधित है। और टालमी की बात की जाए दोस्तों, टालमी ने ज्योग्राफी शब्द की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। ऑप्शन नंबर डी है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ये कथन भी सत्य है कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्यागे थे, दोस्तों ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में प्राण त्यागे थे। जबकि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। दोस्तों अमित्रचेटस का मतलब होता है हिंदी में अमित्रघात। दोस्तों इतिहास में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने अंतिम नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली। जबकि अशोक की बात की जाए दोस्तों, अशोक मौर्य वंश का एक महान सम्राट था जो भारत में एक साम्राज्य विस्तारक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए है 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 259 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 251 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए है पाटेत्री पैंथलर, ऑप्शन नंबर बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स विल्कन्स, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों 1837 ईसा पूर्व में अभिलेख को शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जबकि विलियम जोन्स की बात की जाए तो दोस्तों विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोडस के नाम से पहचान की थी। और विलियम जोन्स ने दोस्तों बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी 1784 ईस्वी में। जबकि पाटेत्री पैंथलर की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने अभिलेख अशोक के शिलालेखों की खोज की थी 1750 ईस्वी में। और चार्ल्स विल्कन्स की बात की जाए दोस्तों, चार्ल्स विल्कन्स ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है 9वें, ऑप्शन नंबर बी है 10वें, ऑप्शन नंबर सी है 11वें, ऑप्शन नंबर डी है 13वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में। दोस्तों 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने कलिंग विजय का वर्णन किया था। और कहा जाता है कि कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया
उसके बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके बौद्ध धर्म अपना लिया था। जबकि दोस्तों 10वें शिलालेख में अशोक ने धम्म पालन करने पर बल दिया है और 9वें शिलालेख में उन्होंने धम्म मंगल का उल्लेख किया है और 11वें शिलालेख में उन्होंने धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अहरौरा का, ऑप्शन नंबर बी है मास्की का, ऑप्शन नंबर डी है एहरगुड़ी का, ऑप्शन नंबर सी है एहरगुड़ी का, ऑप्शन नंबर डी है सहसराम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मास्की का। जबकि दोस्तों पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है सरेकुना अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी है शाहबाजगढ़ी अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है कालिसी अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है रुम्मनदेही अभिलेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरेकुना अभिलेख। दोस्तों सरेकुना अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो अशोक ने 2 भाषाओं में अंकित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर सी है अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। दोस्तों सांची के स्तूप की बात की जा रही है। दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है जिसे अशोक ने बनवाया था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और बिंदुसार की बात की जाए दोस्तों, बिंदुसार इतिहास में अमित्रघात के नाम से फेमस है और यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और कनिष्क की बात की जाए तो दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का एक महानतम शासक था। जबकि कुषाण वंश की बात की जाए दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। और दोस्तों वो कनिष्क ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में वर्गीकृत किया था। मेगास्थनीज की बात की जाए दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी है अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी है दशरथ ने, ऑप्शन नंबर डी है कुराड़ ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। दोस्तों धम्म की बात की जा रही है। मौर्य शासक अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया था। उसके बाद दोस्तों कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके बौद्ध धर्म से दीक्षा लेके बौद्ध भिक्षु की तरह बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। जबकि दशरथ की बात की जाए दोस्तों, दशरथ अशोक का पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी।
ऑप्शन नंबर सी है अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलावाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन तरीके से हल करना चाहिए। जैसे जो कथन सत्य हो उसे काट देना चाहिए, बाकी जो बचेगा आपका वही आंसर होगा। तो दोस्तों फर्स्ट जो ऑप्शन है अशोक ने धम्म प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ये सत्य कथन है दोस्तों। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की बात की जाए पाटलिपुत्रा थी, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। और अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक कर को, ऑप्शन नंबर बी है सिंचाई कर को, ऑप्शन नंबर सी है निःशुल्क श्रम को, ऑप्शन नंबर डी है भू राजस्व के। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निःशुल्क श्रम को। दोस्तों मौर्य काल में निःशुल्क श्रम को वृष्टि कहा जाता था। जबकि मौर्य काल के भू राजस्व की बात की जाए दोस्तों ये उपज के 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है दशरथ, ऑप्शन नंबर सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी है कुरान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ की बात की जा रही है। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल के राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराते थे। और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। जबकि पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए दोस्तों पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक था। जबकि अशोक की बात की जाए दोस्तों अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। दशरथ की बात की जाए दोस्तों दशरथ अशोक का पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजल किसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अशोक, ऑप्शन नंबर बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी है वसुदेव, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजल पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पतंजल ने दोस्तों महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। जबकि अशोक की बात की जाए अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। और कनिष्क की बात की जाए दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। और वसुदेव की बात की जाए दोस्तों वसुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी है पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर सी है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर डी है वसुमित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और इसने कई अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। और इसी के समकालीन प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजल थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। जबकि पुष्यभूत की बात की जाए दोस्तों पुष्यभूत ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी जिसे इतिहास में वर्धन वंश भी कहा जाता है और जिसके महानतम शासक हर्षवर्धन थे। जबकि वसुमित्र की बात की जाए दोस्तों वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है शुंग, ऑप्शन नंबर बी है कण्व, ऑप्शन नंबर सी है सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी है गुप्त।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। दोस्तों भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख सातवाहन राजवंश के द्वारा होता है। दोस्तों सातवाहन की बात की जाए दोस्तों, सातवाहन राजवंश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु सातवाहन राजवंश दोस्तों उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करते थे। और सातवाहनों ने दोस्तों सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे और चमड़े के सिक्के भी चलाने का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जबकि कर्ण वंश की बात की जाए दोस्तों इसके संस्थापक वसुदेव थे। और गुप्त वंश की बात की जाए दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? ऑप्शन नंबर ए है शुंग, ऑप्शन नंबर बी है सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण, ऑप्शन नंबर डी है गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। दोस्तों शुंग वंश की बात की जाए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जबकि कुषाण वंश की बात की जाए दोस्तों, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। और कुषाण वंश के महानतम शासक दोस्तों कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रचलित कराया था। और दोस्तों कुषाण की बात की जाए, कुषाण मूलतः यूची जनजाति के थे और पश्चिम मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन नंबर ए है इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी है शक, ऑप्शन नंबर सी है पहलव, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। दोस्तों इन्होंने ही लेख युक्त सिक्के और आकृति युक्त सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। जबकि शक की बात की जाए दोस्तों, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और शक वंश का प्रसिद्ध शासक रुद्रादामन था, जिन्होंने जूनागढ़ में संस्कृत भाषा में एक अभिलेख खुदवाया था। जबकि कुषाण की बात की जाए दोस्तों, कुषाण वंश का शासक, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे और कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। और कुषाण वंश की दोस्तों राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, जबकि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी की बात की जाए दोस्तों मथुरा थी। पहलव की बात की जाए दोस्तों, पहलव मूलतः पार्थिया के निवासी थे और पहलव वंश के प्रसिद्ध शासकों में गोंडोफर्नीस का नाम आता है। और दोस्तों इसी के कार्यकाल में सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी है कनिक्स, ऑप्शन नंबर सी है गोंडोफर्नीस, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडोफर्नीस। दोस्तों गोंडोफर्नीस पहलव वंश का शासक था, जबकि कनिक्स की बात की जाए दोस्तों, कनिक्स कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश के संस्थापक की बात की जाए दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। जबकि दोस्तों मिनांडर की बात की जाए, मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था, जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसका वर्णन मिलिंद पनव नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है रामगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है घटोत्कच, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त वंश का अब महानतम शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था, जिससे उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम समुद्रगुप्त था। और दोस्तों समुद्रगुप्त की बात की जाए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को दोस्तों लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। और श्रीगुप्त की बात की जाए दोस्तों, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और दोस्तों समुद्रगुप्त की मुद्रा पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। जबकि स्कंदगुप्त की बात की जाए दोस्तों, स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। और दोस्तों स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। जबकि कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को दोस्तों लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुआ है। दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद प्राप्त की थी। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की स्थापना भी की थी। जबकि कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है उपगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जबकि स्कंदगुप्त की बात की जाए दोस्तों, स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने आक्रमण किया था, और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित भी किया था। जबकि कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उपगुप्त की बात की जाए दोस्तों, उपगुप्त से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और दोस्तों उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद प्राप्त की थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना भी की थी। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।
और चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जबकि समुद्रगुप्त की बात की जाए दोस्तों, समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। जबकि कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में शादी के सिक्के जारी किए थे? फर्स्ट ऑप्शन है राजा बनने के, ऑप्शन नंबर बी है हूणों को पराजित करने, फिर ऑप्शन नंबर सी है शादी करने के, ऑप्शन नंबर डी है शकों को पराजित करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शकों को पराजित करने पर। दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रम संवत की स्थापना भी की थी। जबकि हूणों को पराजित करने की बात आती है दोस्तों, हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। दोस्तों इसने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलवाए थे। जबकि गुप्त काल की बात की जाए दोस्तों, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। स्कंदगुप्त की बात की जाए दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। जबकि कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और समुद्रगुप्त की बात की जाए दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है दोस्तों, मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ऑप्शन नंबर बी है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी है भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों मेहरौली के लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से बिल्कुल सही है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही कुमारगुप्त, ए भी सही है। और भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीनी स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है दीनार, ऑप्शन नंबर बी है रूपक, ऑप्शन नंबर सी है करसापड़, ऑप्शन नंबर डी है निक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनार। दोस्तों गुप्तकालीनी सिक्कों को दीनार कहा जाता था, जबकि गुप्तकालीनी चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। दोस्तों गुप्तकालीनी चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था और गुप्तकालीनी स्वर्ण के सिक्के को दीनार कहा जाता था। और करसापड़ की बात की जाए दोस्तों, करसापड़ को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आहत सिक्के को ही साहित्य में करसापड़ कहा गया है। जबकि निस्क की बात की जाए दोस्तों, निस्क को गले का आभूषण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी है सैंधव काल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। दोस्तों मंदिर निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ, जबकि मूर्ति निर्माण कला का विकास की बात की जाए दोस्तों कुषाण काल में हुआ था। और मूर्ति पूजा के प्रारंभ की बात की जाए दोस्तों, मूर्ति पूजा के प्रारंभ की बात सैंधव काल में हुई थी।
जबकि मौर्य काल की बात की जाए दोस्तों, मौर्य काल में अभिलेख 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 लिखाने की प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन नंबर ए है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी है तिगवा का विष्णु मंदिर। ऑप्शन नंबर सी है भीतरगांव का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी है भूमरा का शिव मंदिर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। जबकि तिगवा के विष्णु मंदिर की बात की जाए दोस्तों, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और भूमरा का शिव मंदिर की बात की जाए दोस्तों, यह भी नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त। ऑप्शन नंबर बी है कुषाण। ऑप्शन नंबर सी है वर्धन। ऑप्शन नंबर डी है मौर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात की जाए तो गुप्त काल में चलाया गया था, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जाए तो कुषाण काल में चलाया गया था। जबकि स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन की बात की जाए दोस्तों, हिंद यवन शासकों द्वारा चलाया गया था। और शीशे के सिक्के की बात की जाए दोस्तों तो सातवाहन शासकों द्वारा चलाया गया था। जबकि मौर्य काल की मुद्रा का नाम दोस्तों पण था। और वर्धन वंश की बात की जाए दोस्तों, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों थानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी है कन्नौज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जबकि हर्षवर्धन से पहले पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थानेश्वर थी। दोस्तों थानेश्वर से राजधानी परिवर्तन हर्षवर्धन ने किया था और कन्नौज को राजधानी बनाया था। जबकि पाटलिपुत्रा की बात की जाए दोस्तों, पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। थानेश्वर की बात की जाए दोस्तों, थानेश्वर प्रारंभ में हर्षवर्धन के काल की राजधानी थी, जबकि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज स्थापित की थी। इसकी उज्जैन की बात की जाए दोस्तों, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी है कुमारगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी है राज्यवर्धन के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु के रूप में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं और यह गुप्त वंश के शासक हैं। और कुमारगुप्त की बात की जाए दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और राज्यवर्धन की बात की जाए दोस्तों, राज्यवर्धन हर्षवर्धन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी है हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी है रविकीर्त। ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। जबकि बाणभट्ट की बात की जाए दोस्तों
बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित की रचना की थी। जबकि कालिदास की बात की जाए दोस्तों, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और एक गुप्त कालीनी शासकों के समकालीन थे। जबकि रवि कीर्ति की बात की जाए दोस्तों, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। दोस्तों क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। ऑप्शन नंबर है पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी है अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन नंबर सी है पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी है देवपाल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय ने। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम बता दें, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। जबकि पुलकेशिन प्रथम की बात की जाए दोस्तों, यह भी चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षी युद्ध को अंततः किसने जीता। ऑप्शन नंबर ए है पाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी है चालुक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार। दोस्तों कन्नौज के त्रिपक्षी युद्ध में अंततः प्रतिहारों की विजय हुई थी। जबकि पाल वंश की बात की जाए दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी नदिया थी। और राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। जबकि चालुक्य वंश की बात की जाए दोस्तों, चालुक्य वंश की बात की जाए, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य। दोस्तों बादामी के चालुक्य की स्थापना संस्थापक जयसिंह प्रथम माने जाते हैं और इसकी राजधानी वातापी है। जबकि कल्याणी के चालुक्य की बात की जाए दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय माने जाते हैं और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। और चालुक्य वंश के तीसरे शासक की बात की जाए दोस्तों, तीसरी शाखा की बात की जाए, बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी बेगी थी। जबकि प्रतिहार वंश की बात की जाए दोस्तों, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण तृतीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम। दोस्तों यलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। जबकि इंद्र प्रथम, इंद्र द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय की बात की जाए दोस्तों, ये भी राष्ट्रकूट शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए है चेरों की, ऑप्शन नंबर बी है पल्लवों की, ऑप्शन नंबर सी है चोलों की, ऑप्शन नंबर डी है पालों की। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोलों की। दोस्तों चोलों की प्रशासन की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी और चोल वंश का संस्थापक दोस्तों राजराज प्रथम था और इसकी राजधानी तंजावुर थी। सॉरी दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था, जबकि चोल वंश का महानतम शासक राजराज प्रथम था जिसने बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना भी की थी। जबकि पल्लवों की बात की जाए दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। जबकि पाल की बात की जाए दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी नदिया थी। जबकि चेरों की बात की जाए दोस्तों,
जबकि दोस्तों चेर वंश की बात की जाए, चेर वंश का संस्थापक उदयनजेरल था और इसकी राजधानी कुरउर थी। और दोस्तों चेर वंश का राष्ट्रीय राज चिन्ह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। दोस्तों चेर वंश का राज चिन्ह धनुष है। जबकि दोस्तों अगर पांड्य वंश का राज चिन्ह पूछा जाए तो पांड्य वंश का राज चिन्ह मछली है। और चोलों के राज चिन्ह की बात की जाए दोस्तों, चोलों का राज चिन्ह बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद हज्जाल, ऑप्शन नंबर सी है महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित करके सिंध पर अपना अधिकार कर लिया था। जबकि महमूद गजनबी की बात की जाए दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसमें इसका सोमनाथ का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें इसने लगभग 20,000 दिनार के बराबर धन लूटकर भारत से ले गया था। जबकि मोहम्मद गोरी की बात की जाए दोस्तों, मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। और मोहम्मद गोरी ने दोस्तों सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें उसे सोलंकी शासक भीम प्रथम द्वारा पराजित किया गया था। और मोहम्मद गोरी द्वारा दोस्तों भारत में 3 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। जिसमें दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जाए, तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो दोस्तों मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और चंदावर के युद्ध की बात की जाए दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और जयसिंह के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 17, ऑप्शन नंबर डी है 19। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है बहिंद पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी है सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है कलिंजर पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी है नारायणपुर पर आक्रमण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमनाथ पर आक्रमण। दोस्तों महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ से वह लगभग 20,000 दिनार के बराबर संपत्ति को लूटकर गजनी ले गया था। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो की PDF के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप हमारी सभी क्लासों का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।